मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे और आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के साइंस के 50 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो इसको याद रखने का तरीका होता है कि ओजोन का आणविक सूत्र जब भी पूछता है तो इसको याद रखिए उत्तरी। उत्तरी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच में कितने बंध पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है, मैं तीनों बता देता हूँ। एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है नाइट्रोजन। तो जब भी हाइड्रोजन के बारे में बात करेगा तो वहां पर हमेशा एकल बॉन्ड काम करता है, सिंगल बॉन्ड काम करता है। और जब भी ऑक्सीजन के बारे में बात करेगा तो यहाँ हमेशा डबल बॉन्ड काम करता है, द्विबंध काम करता है। और जैसे ही नाइट्रोजन के बारे में चर्चा कर देगा तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड काम करता है, त्रिबंध काम करता है। तो सवाल में किसके बारे में पूछा है, ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन के में कौन सा बंध काम करेगा, डबल बॉन्ड काम करेगा। अगला सवाल दिया गया है कि तेल लगा कागज होता है। तो जब भी तेल लगा कागज के बारे में पूछेगा तो वो हमेशा पारभासी होता है, हल्का धुंधला दिखाई देता है। अगला सवाल है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कौन है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज समानांतर प्रकाश पुंज होती है, किरण पुंज होती है। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कौन होता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, आप लोग को याद रखना है कि उत्तल दर्पण में पहला बात तो काल्पनिक हमेशा बनेगा। और जब भी कोई भी वस्तु, कोई भी दर्पण, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो या समतल हो, कभी भी काल्पनिक बनाएगा तो काल्पनिक में हमेशा सीधा बनाता है, काल्पनिक में हमेशा सीधा बनाता है। और जब भी उत्तल दर्पण के बारे में बात करेगा तो उत्तल में हमेशा छोटा बनाएगा। काल्पनिक तो बनाएगा ही, सीधा भी बनाएगा, और लेकिन उत्तल दर्पण क्या बना देता है, छोटा बना देता है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है और ये छोटा होता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। तो 1/f के बाद जहां आपको प्लस दिखाई दे देगा, 1/f के बाद जहां आपको प्लस दिखाई दे देगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अभी हमने आपको बताया आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल दिया गया है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जब भी फोकस दूरी पूछे धनात्मक तो वो हमेशा उत्तल में होता है, और जब भी ऋणात्मक पूछे तो हमेशा वो अवतल में होता है, चाहे वो लेंस हो या चाहे वो दर्पण हो। उत्तल में फोकस दूरी प्लस, अवतल में फोकस दूरी माइनस होता है। अगला सवाल है किसी दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा F बराबर R/2। R आपका दिया गया है 32 और 32 में 2 से भाग करेंगे तो कितना बार कट जाएगा, 16। लेकिन यह क्या प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा। तो आप ही बताइए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होता है कि माइनस होता है। तो अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा उत्तल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी प्लस होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन कार्बन का अपर रूप है। तो कार्बन के अपरूप 10वीं क्लास में 3 गो पढ़ना है। एक का नाम है हीरा, एक का नाम है ग्रेफाइट और एक का नाम है फ्लोरीन, और यानी कि तीनों ऑप्शन में तो हम लोग मार देंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है विद्युत विभव कैसी राशि है। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। अगला सवाल है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी लंबाई बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध हमेशा बढ़ता जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव CH4 होता है। अगला सवाल है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया जो होती है हमारे रक्त में यकृत से
प्रवेश करती है? लीवर से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मेरु रज्जु के यहाँ पर थोड़ा गलती लिख दिया है कि मेरु रज्जु के आघात से क्या होता है, और इसी बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। तो मेरु रज्जु के आघात से लकवा नामक बीमारी होती है। अगला सवाल है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिसे इंग्लिश में लीवर के भी नाम से जाना जाता है। बायोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें आपको हिंदी के साथ साथ उसका मीनिंग भी आपको याद रखना पड़ता है। अगला सवाल है कि पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? तो पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? तो मीथेन के अणु का आकार समचतुष्फलकीय होता है। अगला सवाल है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कैसे होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या होता है 6। यदि हम लोग इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 4। 4 को परमाणु ग्रहण करेगा या 4 को क्या करेगा, कार्बन को निष्कासन करेगा। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसे एल्केन कहते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर जो सी है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो एथिलीन का आईयूपीएसी नाम एथीन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है ऑस्टर का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑस्टर का नियम न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। डोब्रेनर के द्वारा त्रिक नियम दिया गया था। डोब्रेनर के द्वारा त्रिक नियम और न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। अगला सवाल है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो भी होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला सवाल है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? बढ़िया सवाल है कि अवतल दर्पण को किस दर्पण के नाम से जाना जाता है? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि कार के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कार के सामने वाले में हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग एक जगह किया जाता है साइड मिरर में। वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का, चाहे इसके अलावा वाहनों के हेडलाइट सर्च लाइट में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला सवाल है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला सवाल है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो पीछे अभी आप लोगों ने पढ़ के आए कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा भी बनता है। यानी छोटा प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? उत्तल में बन जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है इनमें से किसको जल में डुबाकर रखा जाता है? तो जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, उसे सोडियम को क्या किया जाता है? जल में डुबाकर रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सोडियम ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा फास्फोरस। और फास्फोरस में भी कौन हो जाएगा? श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है, जबकि लाल फास्फोरस आप लोग देखे हैं जो सलाई यूज करते हैं उसमें लाल फास्फोरस ही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कौन ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? यानी कि कौन ऐसा धातु है जो मुलायम होता है? तो सोडियम क्या होता है? मुलायम होता है। अगला सवाल है सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उप धातु के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि कौन ऐसा गैस हो जो वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी वाले गैस का नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है ओजोन परत का अवक्षय क्या होता है? ओजोन परत का अवक्षय क्या कहलाता है? ओजोन परत से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्टकट में CFC भी कहा जाता है। यह आपसे परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ये जितने भी आपको सवाल दिखाई दे रहे हैं सब के सब आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। आप लोग पेपर उठाकर देखिएगा तो मालूम चलेगा। अगला सवाल है कि हाइड्रीला किस में पाया जाता है? तो हाइड्रीला हमेशा जल में पाया जाता है। अगला सवाल है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 120 mmHg होता है। अगला सवाल है कि मछली में श्वसन होता है? तो मछली में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। अगला सवाल है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है?
तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि भाई हटिए तब तो अगला सवाल है कि कौन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो सबसे सरल यौगिक है। कौन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो सबसे सरल यौगिक है। तो मीथेन हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो सबसे सरल यौगिक है। अगला सवाल है कि सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोने की परमाणु संख्या 79 होती है, 79 होती है। अगला सवाल है कि बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ किस प्रकार के पोषी स्तर का है। तो बाघ मांसाहारी जीव होता है और मांसाहारी जीव को तृतीय पोषी स्तर में रखा जाता है। अगला सवाल है कि मानव का उद्भव स्थान कहाँ है। तो मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका को कहा गया है, माना गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। अगला सवाल है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं वो अपने उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन विसरण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। अगला सवाल है कि बबूल के पौधों में कौन ऐसा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। तो बबूल के पौधों से गोंद नामक उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। अगला सवाल है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। तो पुष्प के फूल के नर जननांग को पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। अगला और ये हम लोग का अंतिम सवाल है, इनमें से कौन सा समूह डोब्रेंडर का त्रिक नियम बनाता है। यदि आप लोग पढ़े हैं तत्वों का वर्त वर्गीकरण तो वहां से ये सवाल उठाया गया और ये आपसे परीक्षा में पूछा गया 2025 वाले में कि कौन ऐसा समूह है जो डोब्रेंडर के त्रिक नियम को बताता है। तो कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, ये क्या है, डोब्रेंडर के त्रिक नियम को दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग टोटल 52 ऑब्जेक्टिव सवालों को देखा। आप लोग कितने सवालों का सही जवाब दिए इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। आप लोग सही जवाब जरूर बताइएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।